देखो ध्यान से, इसमें क्या कर रखा है 32 क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमसे क्या रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका जो फॉर्मूला है इट इज C8H6। सही है ना, क्या ये C8H6 है। अब देखो यहीं से पता चल के ना पढ़ लिया हमने C8H6 है। तुम्हें पहले बताया था कि अगर कार्बन का और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो बिल्कुल आसपास में हो, मतलब कि देख रहे हो यहाँ पर 8 है और 6 है, तो क्या आएगा हमारा बेंजीन बनेगा बनेगा। सो इट इज एन बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर देखेंगे क्या है, उसको नहीं पता अभी, लेकिन इतना पता चल गया कि यहाँ पर बेंजीन है ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या रखा है। नेक्स्ट हमसे क्या रखा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एस्टोसोफोर, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन 6 7 8 2 है ना, हाँ, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एस्टोसोफोर के साथ, तो एंड कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट, क्या होगा उसके अंदर मर्क्यूरिक सल्फेट, मतलब कि अपने को इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है ना, किसके साथ, एक तो एस्टोसोफोर के साथ और मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ। मर्क्यूरिक सल्फेट बोले तो HgSO4, इट इज मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, इसके साथ रिएक्शन करानी है। फिर क्या रखा है, इट गिव्स कंपाउंड बी, क्या देगा वो कंपाउंड बी देगा, कंपाउंड बी बना लेंगे अभी हम। सही है, फिर आगे नेक्स्ट क्या रखा है हमसे, दिस कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, ये जो बी है ये और भी तरीके से बन सकता है, किस प्रकार से, फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन करा दो बेंजीन की, विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने बेंजीन की रिएक्शन करा दी, ये हमारे पास बेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड की। एसिटाइल क्लोराइड इज बेसिकली CH3COCl। बोले तो ये देखो, एसिड का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, ध्यान से देखते रहना, एसिड का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, तो एसिटाइल और क्लोराइड, ये तो दो कार्बन CH3CH2, और एसिटाइल क्लोराइड, क्लोराइड बोले तो AlCl3, और यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड दैट इज CH3COCl, आई थिंक CH3COCl, तो इट इज CH3COCl। तो ये होता है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड का मतलब दो कार्बन और यहाँ पर क्लोराइड है, तो इट इज CH3COCl। फिर अगर हमसे क्या रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर अपने को रिएक्शन करानी है, ठीक है ना, जब भी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। फिर आगे देखो आगे क्या रखा है, बी ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन इन KOH, कौन सा टेस्ट है, इट इज एन आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब कि जब हम लोग बी की ट्रीटमेंट कराएंगे किससे, आयोडीन और एक्वस KOH से, इट इज आयोडीन प्लस KOH डाल दो, NaOH डाल दो, बात एक ही है, पहले बताया तुमको मैंने, एल्कली होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा तुम्हारे पास कंपाउंड सी। सही है, फिर क्या रखा है, एंड डी, सी बनेगा और बनेगा डी, ये लिख दिया मैंने सी और डी। और फिर क्या रखा है, आइडेंटिफाई ABCD, अब ABCD निकाल के दो, अब ध्यान से देखना जरा, आयोडीन है KOH है, इसका मतलब आइडोफॉर्म अप्लाई हो रहा है, आइडोफॉर्म अप्लाई हो रहा है तो CH3CO होगा ही होगा, CH3CO होगा ही होगा, तो लिख दिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O। अब लेफ्ट में देख लो राइट में देख लो, दोनों तरफ क्या है, बेंजीन है ही है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगी, बेंजीन लगेगी लगेगी। तो जो हमारे पास बी कंपाउंड है इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज एसिटोफिनॉन, ठीक है ना, ये एसिटोफिनॉन। और यहाँ पर भी देखो ये कौन सी रिएक्शन है, किसको इस रिएक्शन का नाम मालूम है, यहाँ से यहाँ तक जो हो रही है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इट इज फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना, इट इज फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, FC एसाइलेशन लिखता नहीं मैं, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा। अब आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है तो CH3 हटाओ ONA लगाओ, सिंपल, CH3 हटाओ ONA लगाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फंडा जब तक काम करता है जब तक बेसिक साथ में हो, सही है ना। यहाँ पे हम लोग क्या डालते रहते, NaOH डालते आ रहे थे, तो यहाँ पर ONA नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ओके, ओके, सिंपल सा फिनोमेना सबको मालूम है, NaOH डालते थे तो लगता था ONA, अब क्या डाला हमने KOH, तो क्या लगेगा ओके, और यहाँ पर के नीचे बेंजीन ऐसे कैसे आ जाएगा, ये बना हमारे पास C, और D क्या बनेगा, डी बनेगा आइडोफॉर्म दैट इज CH3 येलो कलर्ड कंपाउंड। सही है, अब यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या हो, ये कौन सी रिएक्शन है, H2SO4 और HgSO4, तो हमने कहीं पढ़ी नहीं, मर्क्यूरिक सल्फेट वगैरह तो कहीं पे पढ़ा ही नहीं हमने, ये कौन सी रिएक्शन है, ए क्या होगा ये, ये मैं बताऊं, बता।
भैया ये एल्काइन होगा ना, एल्काइन में जब आपने H पॉजिटिव आयन और H हाँ जी पॉजिटिव और H पॉजिटिव डलवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो जरा ध्यान से, ये बातें आती हैं थोड़ी सी बेसिक के अंदर, तुमको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर होना क्या चाहिए, देखो फॉर्मूले से देखो, C8H6 है, बेंजीन तो बनेगा बनेगा, और 6 कार्बन कंप्लीट हो गए बेंजीन के अंदर। 6 कार्बन कंप्लीट किसके अंदर हो गई, बेंजीन के अंदर। कितनी बची, 2 बची, 2। तो अब 2 कार्बन है वो क्या लगेंगी, बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना। अब गिन लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने करने हैं अपने को, 6। 5 तो होंगे ही होंगे, ये देख, जो हमारे पास 5 पोजीशन खाली है, वहां पर 5 हाइड्रोजन लगेंगे लगेंगे, इसका मतलब केवल एक हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा। 5 लग चुके हैं 5 पोजीशन पे, और एक हाइड्रोजन क्या है एक्स्ट्रा। जिनको नहीं समझ में आया देखो, ये रही 5 पोजीशन, ये H, ये H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर H, ठीक है ना। 5 लग चुकी है, केवल एक बची है, एक लगा दो कोने में और लगा दो बीच में क्या, ट्रिपल बॉन्ड। सो इट इज दिस। तो ए जो है वो हमारे पास ये है। अगर तुम्हारे को पेपर में नहीं पता कि H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट कैसे रिएक्शन करेंगी, तो जानने की जरूरत भी नहीं है, केवल थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है, ABCD निकालने हैं, और इस प्रकार से तुमको लिखकर दिखाना है। ये आंसर है। पता ही नहीं जी, H2SO4 HCSO4, अब तुम कह सकते हो नहीं पढ़ाई तो कोई दिक्कत नहीं, सही है ना, लेकिन पढ़ाई है मैंने। बेसिकली इनका शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था, शॉर्ट फॉर्म में मैंने तो बताया भी था कि अगर कभी भी पानी से रिएक्शन आएगी एल्कीन की, तो वहां पे लिखा होगा H प्लस स्लैश Hg प्लस प्लस। तो ये वही है, H प्लस स्लैश Hg प्लस प्लस। बेसिकली ये कुछ नहीं है, इट इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद वाटर, सही है ना, रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद वाटर। कभी भी तुम्हारे को पानी लिख के नहीं देगा, क्या लिख के देगा, H प्लस स्लैश Hg प्लस प्लस। पहले भी तुम्हें बताया था। तो H प्लस कहां से आया, ये H प्लस आया है एसिड से, Hg प्लस प्लस कहां से आया है, HgSO4 से, सही है। तो ये अगर तुम्हारे पास ABCD, ठीक है, चिपका लेंगे, जिनका रह गया था चिपका लेंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का क्वेश्चन था ये, 11th क्लास के मोस्ट फेमस क्वेश्चन में से एक है। 11th क्लास में तुम लोग यहाँ तक का पार्ट कर चुके हो, और इसके आगे का 12वीं में है, तो ध्यान से देखना जरा। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया, बहुत बार, ठीक है ना। देखो क्या कर रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। कि मतलब कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन चीजें कौन कौन सी हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 69% है कार्बन, 11% है हाइड्रोजन, और बाकी की जितनी बची हुई है वो है हमारे पास ऑक्सीजन। तो सबसे पहला तो यहीं पे आ जाता है काम कि हम लोग ऑक्सीजन कैसे निकालें। तो सिंपल सी बात, अगर ऑक्सीजन हमको निकालनी है तो कितनी होगी ऑक्सीजन, 100 में से क्या क्या माइनस करेंगे, 100 में से कार्बन का परसेंटेज माइनस कर दो और हाइड्रोजन का परसेंटेज माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, सही है ना, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन है 69%, हाइड्रोजन है 11.63%, और बाकी की बची हुई ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 100 में से बाकी सब कुछ माइनस कर दो। तो इसका मतलब 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज कितना है, 69.77, 69.77 माइनस हाइड्रोजन का परसेंटेज है 11.63, तो यहाँ पर आ जाएगा 69.77, और हाइड्रोजन क्या है 11.63। इतने में करेंगे इसे कैलकुलेट, इतने में बना रहा है टेबल, फटाफट से कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आएगा। इतने में बना रहा है टेबल जो तुम्हारे को पेपर में बनाना है, और इसी टेबल के हिसाब से तुमको काम करना है। तो इस प्रकार का टेबल बनेगा, और ऊपर आया ऑक्सीजन हमारे पास 18.6, सही है ना, परसेंट। अब ध्यान से देखना जरा, प्लीज पेपर के अंदर इसी टेबल के हिसाब से करना, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। सबसे पहले लिखोगे एलिमेंट, जितने हमारे पास एलिमेंट है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6। कितने एलिमेंट है हमारे पास, 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिख लिया मैंने। नेक्स्ट उसके बाद लिखनी है परसेंटेज, परसेंटेज बोले तो कितनी कितनी परसेंटेज है, कार्बन की परसेंटेज है 69.77, लिख ली 69.77। आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 11.63, तो आ जाएगी 11.63। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 18.6, तो लिख लिया मैंने 18.6, लिख ली परसेंटेज। उसका लिखते हैं इनका मोलर मास, मोलर मास सबको मालूम है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1,
ऑक्सीजन का होता है हमारे पास कितना 16, ये आ गया हमारे पास इनका मोलर मास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले वाले में से बाद वाला करना है डिवाइड, बोले तो 69.77 डिवाइड बाय 12, मतलब कि परसेंटेज अपॉन मोलर मास, दैट इज 69.77 डिवाइड बाय 12, सिंपल। नेक्स्ट में ऐसी होएगा 11.1 सॉरी 11.63 डिवाइड बाय 1, और फिर लास्ट 18.6 डिवाइड बाय 16, 18.6 डिवाइडेड बाय 16, सही है, ये हमने कर दिया डिवाइड, सही है 18.6 डिवाइड बाय 16, ठीक है। अब उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तुम्हारे पास बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स आएंगी, जैसे 12 से कटेगा 12, 5 सा 65 होता है 5.88 5.88, तो दो केवल दो डिजिट तक निकालना, 2 डिजिट तक, 5.88 जैसे वो बता रही है, मैंने लिख दिया 5.88, ठीक है। नेक्स्ट ये तो वही आएगा 11.63, 11.63, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 16, 16 दूनी 32, तो मतलब 1 से जाएगा तो 1.1 के आसपास आएगा, 1.16 ले लेते हैं, ठीक है ना, 1.16 ये ले लिया मैंने, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो लगभग लगभग इसी के अगल बगल बैठेगा, 1.17 बैठ जाएगा, 1.5 बैठ जाएगा, जितने बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है सिंपल रेशो, ये बहुत सिंपल है। सिंपल रेशो बोले तो जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड मार दो, मतलब कि सबसे छोटा कौन सा है 1.16, इसको क्या कर दोगे सबसे डिवाइड, मतलब कि 5.58 डिवाइड बाय 1.16, 5.88 सॉरी 5.88 डिवाइडेड बाय 1.16, और नेक्स्ट ऐसी 11.63 डिवाइड बाय 1.16, और लास्ट में 1.16 डिवाइड बाय 1.16, ठीक है। सिंपल रेशियो में बस ध्यान रखना है, सिंपल रेशियो में जो सबसे छोटा है उसको सबसे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो लास्ट वाला तो क्या आ जाएगा, लास्ट वाला तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1.16 से 1.16 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और तो तुम इसको कट करोगे, एक को कट करोगे 11 से, सॉरी हाँ 11 से कट करोगे ना, तो 11 से, अरे एक से है ज्यादा, अरे है 11.5, तो मतलब कि लगभग लगभग तुम्हारे पास 10 के आसपास बैठेगा ये, ठीक है ना। राउंड ऑफ करोगे ना तो 10 ही आएगा, क्योंकि एक से डिवाइड मार रहे हैं, 10 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे 10 के आसपास ही आएगा, 10 आ गया। फिर इसको करोगे 1 से 5, तो 1.16, और ये 1 से 5 से बढ़ाए तो 5 ही बैठेगा इसके अंदर, मतलब कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, सो इट इज सिंपली 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब तुम इनको डिवाइड मारोगे तो इस प्रकार से हमारे पास राउंड ऑफ करके ये फिगरें आ जाएंगी। तो ये जो हमारे पास आती है, कार्बन के आ गए 5, हाइड्रोजन का आ गया 10, ऑक्सीजन का आ गया 1, तो इट इज C5H10O, ये आ गया तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला, लिख देता हूं मैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, सही है, इसे कहते हैं हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान रखना ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, या फिर कंपाउंड का वो नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, इट इज एन इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूले में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अंतर किसका होता है, अंतर होता है सिंपल रेशियो का। मतलब कि ध्यान सुनना जरा, कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल C2H4 है, ठीक है ना, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर इथीन ले लिया, इथीन C2H4, ये तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कट कर दो, मतलब कि जैसे यहाँ पर देखो 2 से ये 4 कट हो जाएगा, क्या बचेगा CH2, तो ये क्या है इसका, ये है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसे कहते हैं हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला। बोले तो जब हमारे पास कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला। नहीं समझ में आया, एक और देख लो, फॉर एग्जांपल C3H6 होता, मान लो C3H6 से कोई भी कंपाउंड है, तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इनको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर दो, 3 को 6 से काटोगे क्या आएगा 2, तो इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा CH2, ऐसी कर दो C4H8, ये मान लो कोई भी कंपाउंड है C4H8, अब इसको तुम लोगों को क्या निकालना, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इन तीनों का क्या है, एक इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज CH2, सही है। इतना सा फंडा समझ में आया कि इंपेरिकल फॉर्मूले में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अंतर क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म होती है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 100 200 300 है तो उसके अंदर 1 2 3 होंगे, मतलब कि इनको सिंपलेस्ट रेशियो में बांट दो, ठीक है। अब ये आया हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना जरा, इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होता है n। क्या चाहिए होता है अपने को? n। देखो अब n कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल्स टू इंपेरिकल मास अपॉन मोलर मास। नीचे की जगह ऊपर लिखता हूँ, n इज इक्वल्स टू इंपेरिकल मास अपॉन मोलर मास। क्या निकालना है अपने को? बस अब n निकालना है, दैट इज इंपेरिकल मास अपॉन मोलर मास। अपॉन मोलर मास नहीं, सॉरी, हाँ उल्टा लिख दिया हो। ये होता है मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला n निकालने का। अब ध्यान से देखना जरा n कैसे निकालेंगे। मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलर मास हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, पढ़ लो ये रहा। द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। तो मोलर मास कितना है अपने पास? 86। और इंपेरिकल मास कैसे निकालोगे? इंपेरिकल मास निकालोगे इंपेरिकल फॉर्मूले से। कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 5 × 12, ठीक है ना। कार्बन का मास होता है 12, तो 12 × 5, 5 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 10 हाइड्रोजन 10 आ गया। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ गया 16। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 60 70 70 80 86, तो आ जाएगा हमारे पास 86। सही है। तो मतलब कि इंपेरिकल मास भी कितना आ गया हमारे पास? 86। 86 से 86 कटा, कितना आ गया हमारे पास? 1। तो जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। अब n की वैल्यू 1 है, 1 की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में। अगर तुम 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे वही के भी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो भी किसके बराबर है? वो बराबर है इंपेरिकल फॉर्मूले के, दैट इज C5H10O। अब जिनको नहीं समझ में आया मल्टीप्लाई कैसे करी मैंने, ध्यान से सुनना जरा। अगर n की वैल्यू मान लो आ जाती 2, सपोज करो n की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? 2 आ जाती। तो अगर 2 आ जाती तो हम लोग क्या करते? हम लोग करते 2 की मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले के अंदर। दैट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट के अंदर। कार्बन अभी कितने हैं? 5 है, 2 की मल्टीप्लाई करो कितने जाएंगे? 10। हाइड्रोजन अभी कितने हैं? 10, 2 की मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 20। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा? 2। तो अगर n की वैल्यू क्या जाती, सपोज करो n की वैल्यू 2 आ जाती, तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते इस पूरे के पूरे इंपेरिकल फॉर्मूले में, और हमारे पास इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आ जाता। जैसे मैंने तुम्हें बताया था 1 सेकंड पहले बताया कि इंपेरिकल फॉर्मूला रिड्यूस्ड फॉर्म होती है किसकी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। अब देखो इसको रिड्यूस करो, C10H20O2 को रिड्यूस करो, सबको 2 से कट करो, तो क्या आ जाएगा? C5H10O नहीं आ जाएगा। अगर तुम इसको क्या करोगे, सबको 2 से कट करोगे तो सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो n बेसिकली हम लोग निकालते इसलिए हैं कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसमें हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। सही है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको प्लीज रट लेना, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है यही आएगा, n की वैल्यू 1 ही आएगी, 2 आने की नहीं, ठीक है। तो अगर ना आगे भैया। सही है, अच्छी बात है, अगर समझ में ऐसा तो आ गया होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इनको रट लेना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐसी कैसी आया हुआ है बोर्ड के अंदर कई बार, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज C5H10O। बस यहाँ तक हो चुका है खत्म 11वीं क्लास का पैटर्न। अब आती है 12वीं क्लास। अब ध्यान से देखना जरा, अब फॉर्मूला हमारे पास ये C5H10O, C5H10O। अब अपने को पहचानना है कि इसका भाई साहब बताओ कंपाउंड कौन सा है। अब कंपाउंड देखना कैसे पहचानेंगे, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस, या फिर एक बार ट्राई करो। देखिए तो इसके अंदर था क्या बेसिकली, अब हमारे पास यहाँ तक तो आ गया, सही है ना, आंसर तुमने सही निकाला, पेंटेन 2 ऑन आंसर है। देखो कैसे आया कि अगर हमारे पास C5H10O है, ठीक है ना, C5H10O, अब हमें बनाना है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? क्या रखा है? इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। अगर ये रिड्यूस नहीं करता टॉलेंस रिएजेंट को, सबसे पहली लाइन पढ़ते ही क्या पता चला कि ये एल्डिहाइड तो है नहीं, ये एल्डिहाइड तो है नहीं, या तो है ये कीटोन, सही है ना, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट को ये पास नहीं करता। क्या रखा है? नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को पास कौन करते हैं? एल्डिहाइड। ये नहीं करता तो मतलब कि ये एल्डिहाइड तो है नहीं, एल्डिहाइड का पत्ता कट। आगे बढ़ते हैं, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम
हाइड्रोजन सल्फेट, इसका मतलब कि ये बनाएगा एक एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड बोले तो एडक्ट, ठीक है ना, याद होगा सबको एडक्ट। और किसके साथ, NaHSO4, याद है सबको, NaHSO4, H भेजो उसके ऊपर, O के ऊपर, बाकी सब कुछ भेज दो C के ऊपर, जब हमने वाला फंडा सीखा था, सही है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का बनाएगा ये एडक्ट, दैट इज एडिशन कंपाउंड, एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और क्या देगा ये, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब कि इसके अंदर क्या होना कंपलसरी है, इसके अंदर CH3CO होना कंपलसरी है, क्योंकि ये आइडोफॉर्म को टेस्ट पास कर देगा। CH3CO है बस। अब देखो देखो यहीं से बन जाएगा, यहीं से कंपाउंड। देखना ध्यान से किस प्रकार से, 5 कार्बन है, ये बनाया हमने 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। कीटोन बनाना नहीं, सॉरी एल्डिहाइड बनाना नहीं। एल्डिहाइड तो मतलब कि हमारे पास क्या आएगी, ऑक्सीजन या तो आ सकती है यहाँ, ठीक है, या ऑक्सीजन आ सकती है यहाँ। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, या तो ऑक्सीजन लगा दो बीच में, ये ऑक्सीजन लगा दो कोने पे, मतलब कि आगे की तरफ। यहाँ पे मत लगाना, बस कोने वाले पे। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड बनाना नहीं, कीटोन बनेगा। कीटोन की पॉसिबिलिटी हुई है, या तो पेंटेन 2 ऑन या पेंटेन 3 ऑन, सही है ना। अब कौन सा बनाए, हम लोग बनाएंगे जिसमें CH3CO आ रहा हो। CH3CO मतलब कि पेंटेन 2 ऑन, 3 ऑन भी कट गया, बिकॉज इट शोज आइडोफॉर्म टेस्ट, सही है, आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा तो हमारे पास मतलब कि यही कंपाउंड बनकर आएगा। अब आगे इन्होंने क्या क्या रखा है, ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन, जब हम क्या करेंगे, वाइग्रस मतलब कि बहुत भयंकर ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये बनाएगा इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। मतलब कि जब तुम इसका करोगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4, एक ही है हमारे पास ले देके, बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMNO4, KMNO4, सही है ना। करा दो रिएक्शन, वाइग्रस ऑक्सीडेशन, तो क्या बनाएगा, क्या क्या रखा है इन्होंने, इन्होंने क्या रखा है, प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड मतलब कि 3 कार्बन का एसिड, और इथेनोइक एसिड बोले तो 2 कार्बन का एसिड, ये रहा, सही है। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, ये अभी करवा रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन नहीं करवाया है, लेकिन जैसे उन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा था, ऑक्सीडेशन करने के बाद बनेगा तुम्हारे पास प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, तो हमने बना दिया, सही है। तो ये था इसका फाइनल आंसर। और 5 मार्क्स में कई बार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को टेपेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन को पेपर में भी कर कर आएंगे, सही है, जल्दी से चिपका लेंगे इसे। फिर उसका कराता हूँ, देखो जरा समझो ध्यान से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बट इस क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान से देखना जरा, कुछ बच्चे सोचेंगे, ठीक है ना, कि हमने अगर ऑक्सीडेशन करा है तो या तो तुम लोग बना सकते थे ये जो तुमने बनाया है, जो बनेगा, बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ महान बच्चे वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। देखो तुम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ से ये, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा है, सही है ना। और इस प्रकार तुम्हारे पास क्या बन गया है, तुम्हारे पास एक बना है 3 कार्बन का एसिड, एक बना है 2 कार्बन का एसिड। लेकिन मैं नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं बॉन्ड तोड़ूंगा यहां से, इस जगह से। बॉन्ड दोनों जगह से टूट सकता है तो कीटोन ही बॉन्ड टूटेगा, कीटोन से ही, सही है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हम लोग करा रहे हैं कीटोन का ही। तुमने तोड़ा यहाँ से बॉन्ड, बनाया ये वाला रिजल्ट। मैं तोड़ रहा हूँ ब्लू, जहां से मैंने ब्लू एंड खींची वहां से बॉन्ड, और फिर उस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारे पास 4 कार्बन का एसिड, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, COOH। और एक बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 का एसिड, मतलब कि HCOH, फॉर्मिक एसिड, सही है ना। ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट है, सही है ना, ध्यान रखना, ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो बनाए कौन सा हम लोग, बॉन्ड कहां से तोड़े। अब इसी चीज को समझाने के लिए आया था पॉपऑफ्स रूल, सही है ना। अब पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, कीटोन का कार्बन, मतलब कि ये वाला कार्बन जिसकी बात कर रहे हैं, कीटोन का कार्बन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम कार्बन है, सही है ना। मतलब कि सॉरी गलत बोल दिया शायद मैंने कुछ, कि दोबारा बोलता हूं, कीटोन का कार्बन उस तरफ जाएगा जिस तरफ कम कार्बन है, सही है ना। जैसे देखो ये कीटोन का कार्बन था, ये कहाँ गया, जिस तरफ कम कार्बन, मतलब कि यहाँ पर थे 3 कार्बन, यहां पर था केवल 1 कार्बन। तो एक कीटोन का कार्बन किस तरफ जाएगा, जिस तरफ कम कार्बन है, इट इज जहां पर 1 कार्बन है, सही है ना। तो एक बनेगा 2 कार्बन का एसिड और एक बनेगा 3 कार्बन का एसिड, सही है। फंडा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया एक और एग्जांपल से देख लो, देखो एक और एग्जांपल से करा देता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। देखो जरा, ये ले लिया मैंने तुम्हारे पास
ब्यूट ले लेते हैं अब की बार, ब्यूट, ब्यूटेन ऑन, ठीक है ना, ब्यूटेन ऑन। बताना ब्यूटेन ऑन जो है, जैसे देखते हैं पेंटेन, ये था पेंटेन, पेंटेन 2 ऑन भी हो सकता था, पेंटेन 3 ऑन भी हो सकता था। तो इसी प्रकार से ये ब्यूटेन 2 ऑन है, तो ब्यूटेन 3 ऑन भी हो सकता है। सही है, ये तो समझ में आ गया होगा ना, ब्यूटेन 2 ऑन पॉसिबल है, 3 ऑन पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा, नंबरिंग पलट जाएगी। पहले नंबरिंग करते थे यहाँ से ब्यूटेन 2 ऑन में, ब्यूटेन 3 ऑन जब तुम यहाँ पे बनाओगे तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से। नहीं समझ में आया तो इग्नोर करना। अब देखना ध्यान से, ऑक्सीडेशन समझना, ऑक्सीडेशन दो तरीके बॉन्ड तोड़ने के। या तो बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ से कीटोन के लेफ्ट में से, या बॉन्ड तोड़ोगे तुम लोग यहाँ से कीटोन के राइट में से। सही है ना। अब मैं दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूँ। पहले जब मैंने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा रेड वाली तरफ से, तो क्या बनेगा, एक बनेगा एक कार्बन का एसिड, इस कार्बन का एसिड बन जाएगा, इट इज HCOOH। और एक बनेगा 3 कार्बन का एसिड, दैट इज C, और लास्ट में आ जाएगा COOH। ये तो था एक नजरिया देखने का। लेकिन अगर कोई बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से ब्लू वाली तरफ से, तो एक 2 कार्बन का एसिड और एक 2 कार्बन का एसिड, मतलब कि CH3COOH और CH3COOH। अब इनमें से कौन सा सही है, सही है ब्लू वाला, ठीक है ना। सही कौन सा हमारे पास, ब्लू वाला। ब्लू वाला किसके अकॉर्डिंग है, पॉपअप्स रूल के अकॉर्डिंग। पॉपअप्स रूल क्या कहता है कि कीटोन का कार्बन, मतलब कि ये वाला, सॉरी कीटोन का कार्बन नॉट ऑक्सीजन, कीटोन का कार्बन किस तरफ जाएगा, जिस तरफ हमारे पास कार्बन एटम कम होंगे। अब यहाँ पर है 2 कार्बन, इधर की तरफ कितने हैं, 2 कार्बन है, इधर की तरफ है हमारे पास 1 कार्बन। तो कीटोन का कार्बन किस तरफ जाएगा, जिस तरफ हमारे पास कम होंगे, दैट मींस एक की तरफ। तो एक और एक कितने हो गए, 2। आंसर आएगा ये वाला। सही है, अब समझ में आ गया होगा। लिखेंगे जल्दी से, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, इसमें लिखेंगे एक लाइन, इट गिव्स इट गिव्स 2 carboxylic acid, it gives 2 carboxylic acid and according to Popoff's rule, and according to Popoff's rule, ये ली spelling, Popoff's rule, POPOFFS, Popoff's rule, according to Popoff's rule, कार्बन ऑफ कीटोन, इसकी बात चल रही है, ये रहा, कार्बन ऑफ कीटोन goes with, carbon of ketone goes with smaller group, carbon of ketone goes with smaller group। सही है, और ये हमारे पास बन जाएगा आंसर। ठीक है, एक लिख लेंगे ये वाला एग्जाम्पल, इसमें दोनों लिखना, इस पे लिख देना रॉन्ग, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, ठीक है ना। ये वाला गलत है, ये वाला करेक्ट है एकदम। सही है, और एक एग्जाम्पल लिख दो, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन वाला तो तुम लिख चुके हो, हेक्सेन, हेक्सेन वाले को एक एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर। इसका करेंगे ऑक्सीडेशन फटाफट से, जल्दी से दोनों एग्जांपल लिख देंगे। इसमें केवल सही वाला लिखना, ठीक है ना, ये नहीं कि गलत वाला भी लिखोगे, केवल सही वाला। तो इसके अंदर जब तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन कराओगे, तुम्हारे पास बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा इस तरफ से। सही है ना, यहाँ से ये, क्योंकि जो कीटोन का कार्बन है वो जाएगा कम वाले की तरफ, यहाँ पर है 2 कार्बन, यहाँ पर है 3 कार्बन, जाएगा कम वाले की तरफ, और लेफ्ट है इस तरफ। तो बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, मैथ प्रॉप OOH। ठीक है, ये आ गया, और ये होमवर्क। सही है ना, इसे करेंगे कल को, मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हें करना है, इसे ध्यान रखना प्लीज, कर कर लाना होमवर्क। चलो जी, बाकी करेंगे कल।